आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है क्लोज्ड लूप PQRS जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, कैरिंग ए करंट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग लूप है PQRS, इसको एक यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। If the magnetic force on segments PS, SR and RQ are F1, F2 and F3 respectively, तो PS, SR और RQ या QR इनमें जैसा फोर्स दिखाया गया है, इधर F1 है, इधर F2 है, इधर F3 है क्रमशः, and are in the plane of the paper and along the direction shown। और ये जो फोर्स है हमारे, ये पेपर के तल पर है, जो प्लेन है पेपर का इसी तल पर है और जो दिशा दिखाई गई है उसी के अनुरूप है। कह रहा द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP इज, तो इस QP भुजा पर फोर्स कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा था कि जो लूप होता है उस लूप पर लगने वाला नेट बल शून्य होता है। तो जब हम नेट बल को शून्य करेंगे तो उस हिसाब से PQ भुजा पर लगने वाला बल हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे अगर खींच दें एक लाइन, तो ये हमारा ये एंगल थीटा हो जाएगा और इस थीटा के हिसाब से अगर हम इसको देखें, इसको और पीछे कर दें इस प्रकार से, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाए और ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाए, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये F4 है हमारा, ये फोर्स F4 है यहाँ पर, F4। इसको इस तरह बनाएंगे, थोड़ा गड़बड़ी है, इसको और आगे खींच दें और इसको और पीछे ले जाएं, इसको इस तरह बना दें और इसको इस तरह बना दें। और ये जो एंगल है ये वाला, ये फोर्स इधर लगा है तो ये जो कंपोनेंट है इधर, ये जो एंगल है ये एंगल मान लीजिए ये थीटा है। अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो हमने आपको बताया था पास में कास, तो थीटा के पास वाली भुजा है तो ये F4 कास थीटा हो जाएगी। सामने साइन, तो थीटा के सामने ये है तो ये F4 साइन थीटा हो जाएगी। इस प्रकार से वही फिगर यहाँ पे बनाया गया है, ये F4 कास थीटा है, F4 साइन थीटा है और ये जो हमारा ये फोर्स है ये F है। अब इस प्रकार से हम लोग इन सारे फोर्सों को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो F4 कास थीटा है और F1 है एक तरफ है, तो जो एक तरफ वाले हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, तो F4 कास थीटा प्लस F1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? इधर वाले फोर्स बराबर होंगे इधर वाले के, तो इधर क्या है F3 है, तो ये हमारा F3 हो जाएगा। तो अब हम इसको F4 कास थीटा इक्वल टू ये F1 इधर आएगा तो F3 माइनस F1 लिख सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा गया। अब देखिए, अब अगर आगे हम देखें तो जो ये F2 है हमारा, F2 इसको कौन बैलेंस करेगा? F4 साइन थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा F4 साइन थीटा के, इस प्रकार से।
तो अब देखते हैं, तो F4 cos थीटा इक्वल टू F3 माइनस F1 हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब ये F4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये फिगर अगर देखें तो F4 इक्वल टू हो जाएगा, अब ये cos थीटा हट जाएगा। तो अगर हम ये cos थीटा हटाएंगे तो चूंकि देखिए F4 cos थीटा इक्वल टू F3 माइनस F1 है, और F4 sin थीटा इक्वल टू F2 होगा, क्योंकि इस F4 sin थीटा को F2 बैलेंस करेगा, दोनों अपोजिट हैं तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए F4 cos थीटा और F4 sin थीटा का रिजल्टेंट क्या है, F4, तो F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच ये अगर एंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, और ये हमारा विकर्ण होगा, डायगोनल होगा F4। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, F4 इक्वल टू F4 sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको F4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा F4 sin थीटा का स्क्वायर प्लस F4 cos थीटा का स्क्वायर। अब F4 sin थीटा बराबर कितना है, F2 के, तो F2 का स्क्वायर प्लस F4 cos थीटा किसके बराबर है, F3 माइनस F1 के, तो इसका होल स्क्वायर। अब ये F4 का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो F2 स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी गई है। तो कह रहा है फॉर ए क्लोज लूप देयर इज नो ट्रांसलेशन। तो किसी क्लोज लूप के लिए हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई क्लोज लूप होता है तो उसका टोटल फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो 0 होता है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि फॉर ए क्लोज लूप देयर इज नो ट्रांसलेशन। तो अगर बंद लूप है तो इसके लिए किसी भी प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, मतलब एक चीज़ को दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमारा 65 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 65 का डी विकल्प जो हमने निकाला है वो करेक्ट हो गया। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चार्ज पार्टिकल या चार्ज इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v। कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो घूम रहा है आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर और उसका वेग v है। कह रहा है द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय संवेग की बात का बताना है जिसको म्यू माना गया है, तो उसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है और इसका सीधा सीधा आंसर भी होगा। तो इसको समझिए कि जैसे हम लोग P इक्वल टू mv लिखते थे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू IA होता है, म्यू इक्वल टू IA। देखिए इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो P इक्वल टू mv होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किसका होगा, चार्ज का, ये चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज का फ्लो ही करंट है, तो करंट के रूप में जो चार्ज दौड़ रहा है उसको यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर द्रव्यमान था। अब यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू IA हो गया। ए का मतलब एरिया, मतलब कितने एरिया पे चार्ज दौड़ रहा है, ये चीज़ हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने आपको बताया P इक्वल टू mv, ये रेखीय संवेग था, लीनियर मोमेंटम, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका फार्मूला है म्यू इक्वल टू IA। तो यहाँ पर I है और
Q इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ पर I इक्वल टू Q अपान टी हो जाएगा। अब कोई सर्किल है अगर या लूप है वृत्ताकार, उसमें चार्ज घूम रहा है, तो एक चक्कर लगाने को आवर्तकाल कहते हैं टी। तो टी बराबर 2 पाई आर अपान वी होता है। वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। तो वी इक्वल टू आर इंटू 2 पाई बाई टी होगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई आर अपान वी हो जाएगा। तो वही टी इक्वल टू 2 पाई आर अपान वी लिख दिया गया। अब यही वैल्यू रख देना है, तो म्यू इक्वल टू आई की जगह ये वैल्यू रख देंगे क्यू वी अपान 2 पाई आर। ये टी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया है, तो पूरा क्यू वी अपान 2 पाई आर हो गया। और ए वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो रख दिया, तो आ गया क्यू वी आर अपान 2। तो इस प्रकार से 66 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समकोण समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, यानी सारी भुजाएं बराबर हों। इक्वी का मतलब इक्वल भुजाएं हों। तो एक कॉइल है इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के आकार की। ऑफ साइड एल इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट सच दैट वेक्टर बी इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब कह रहा है ये जो समबाहु त्रिभुज के आकार की कॉइल है, इसके प्रत्येक भुजा यल लंबाई की है और इसको कहाँ पे सस्पेंड किया गया है, यानी फिट किया गया है द पोल पीसेज। जैसे चुंबक के पोल होते हैं तो छोटे छोटे पोल के जो पीस हैं उनमें रख दिया गया है, और वो चुंबक परमानेंट है, स्थायी चुंबक है, और उसका चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो समबाहु त्रिभुज के आकार की कॉइल है उसके प्लेन, उसी प्लेन पर चुंबकीय क्षेत्र है जो हमारे परमानेंट मैग्नेट के पीस रखे गए हैं पोल के। कह रहा है इफ ड्यू टू ए करंट आई इन द ट्रायंगल ए टार्क टाउ एक्ट ऑन इट। कह रहा है कि यदि करंट आई उसमें फ्लो की जाए इस ट्रायंगल में, तो टार्क टाउ उत्पन्न हो जाता है इसमें। द साइड ऑफ एल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो जो टार्क टाउ उत्पन्न हो रहा है तो कह रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी किसी एक यल साइड पर, जो ट्रायंगल की साइड मानी गई है एल, उस पे हमको बताना है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले फिगर बनाया गया है और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की दिशा में, और प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है जो तीर के द्वारा दिखाया गया है ट्रायंगल पे। तो कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन के कैप। कह रहा है कि इस ट्रायंगल में या समबाहु त्रिभुज में आई करंट का फ्लो हो रहा है जैसा दिखाया गया है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो के कैप लिया गया है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये एक हो गया, ये हो गया और हमारा ये हो गया, तो हमारी अगर हम इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने, इसको z एक्सिस माने, तो x में i कैप लिखा जाता है और y में j कैप लिखा जाता है, z में k कैप लिखा जाता है। तो k कैप दिशा में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है z एक्सिस में k कैप। हमने देखी हम इसको भी x मान सकते हैं y z,
लेकिन जिस हिसाब से इसमें दिया गया है और इधर डायरेक्शन को के माना है तो हमने इसको जेड मान लिया है ताकि ये फिगर के हिसाब से डायरेक्शन के कैप ही रहे, वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब देखें हमारा फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, यहाँ पे लिखा है बिना साइन थीटा यानी बी आई यानी साइन थीटा। यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई हमारा करंट का फ्लो है, एन कितने इसमें फेरों की संख्या है, ए एरिया है क्षेत्रफल, साइन थीटा हमारा एंगल है। तो ये हो गया, एन एक ही फेरा है तो एन की जगह एक रख देंगे, तो बी आई ए साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री एज इट एपियर्स दैट एन इक्वल टू 1। चूँकि फेरों की संख्या केवल एक ही है इसलिए यहाँ पर एन की जगह एक लिखा गया है, ये इसके कहने का मतलब है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये ध्यान देना है कि साइन 90 डिग्री क्यों लिया गया है, इस बात पर हमें विचार करना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैक्सिमम टार्क की बात हमें करना है तो जैसा हमने आपको बताया था कि मान लीजिए इस तरह से कोई फील्ड है और इस पर कोई प्लेट रखी हो इस हिसाब से इस तरह, तो इस प्लेट को हमें इस फील्ड से 90 डिग्री पर रखना होगा कि मतलब ये बीच का कोण 90 डिग्री बने, तभी मैक्सिमम टार्क एक्ट कर पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम टार्क के लिए साइन 90 डिग्री यहाँ पर लिया गया। तो टाउ इक्वल टू बी आई यानी साइन थीटा इक्वल टू बी आई ए साइन 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा बी आई इंटू ए। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 L स्क्वायर होता है। इसको याद कर लीजिए आप लोग तो आसानी रहेगी। तो √3/4 L स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे वर्ग का स्क्वायर का हम लोग निकालते थे या आयत का निकालते थे, वैसे यहाँ पर भी हम लोग इसको निकालेंगे। तो बी आई इंटू ये क्षेत्रफल हो गया √3/4 L स्क्वायर। अब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया L इक्वल टू, अब ये पूरा इधर चला जाएगा तो 2 टाउ अपान बी आई √3 की पावर हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पे 67 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है इफ नंबर ऑफ टर्न एरिया एंड करंट थ्रू ए कॉइल इज गिवन बाय एन ए एंड आई रेस्पेक्टिवली देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। कह रहा है अगर कोई कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न यानी फेरों की संख्या n है, उसका क्षेत्रफल a है, उसमें प्रवाहित धारा I है, तो चुंबकीय संवेग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो m इक्वल टू म्यू इक्वल टू एन आई ए हमने पढ़ा था, तो एन आई ए 68 का ए विकल्प ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण संवेग नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट वो मोमेंटम है, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे इसको। तो मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू एन आई ए हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में बताने में थोड़ा सा कभी कभी हिंदी शब्द यूज करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब चुंबकीय आघूर्ण ना कि संवेग। तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण वो मोमेंटम है संवेग, तो m इक्वल टू एन आई ए हो जाएगा। तो 68 का ये विकल्प हमारा सही है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर।
एक सर्कुलर लूप है जिसका क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है, इसमें 10 एम्पियर की करंट जा रही है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका तीव्रता 0.1 टेस्ला है और उसके परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत इस लूप को रखा गया है। तो कह रहा है द टार्क एक्टिंग ऑन द लूप इज, तो लूप पर कितना टार्क काम करेगा हमको बताना है। तो देखिए जो दिया है एरिया दे दिया है 0.101 मीटर स्क्वायर, करंट आई 10 एम्पियर है। अब एंगल परपेंडिकुलर रखा गया है तो एंगल फाई इक्वल टू 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0.1 टेस्ला है। अब देयरफॉर एक्चुअल एंगल कितना होगा, अभिलंबवत रखा गया है, तो जब अभिलंबवत रखा गया है टार्क भी अभिलंबवत काम करता है और हमारी प्लेट भी अभिलंबवत रखी गई है, तो देयरफॉर एक्चुअल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। तो 90 डिग्री अभिलंबवत प्लेट को रखा गया है और टार्क भी अभिलंबवत काम करता है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टार्क एक्टिंग ऑन द लूप टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। लूप एक ही है तो एक ही चक्कर है, एक ही फेरा है, तो n बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर I की वैल्यू हमारी 10 एम्पियर हो जाएगी, A की वैल्यू हमारी ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगी और B की वैल्यू ये 0.1 टेस्ला है और साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 और साइन 180 का मान 0 डिग्री होता है। तो जब साइन 0 रख देंगे तो टार्क यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 69 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करिए, नहीं आप लोग गलती कर देंगे। समझ लीजिए तो गलती नहीं होगी। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। अब ये एरिया कह रहा है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्कुलर लूप जो है हमारा ये इस प्रकार से रखा गया है इस तरह कि इसका जो एरिया है ये इस तरह परपेंडिकुलर है, इस तरह से ये परपेंडिकुलर है। अब जाहिर सी बात है जब ये एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से क्षेत्रफल, तो अब ये ऐसे रखा है सर्कुलर लूप, तो इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजरेगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजरेगी। तो अगर हम टार्क की बात करें तो इस पर टार्क कैसे काम करेगा, टार्क काम ही नहीं कर पाएगा। अगर ये प्लेट इस तरह होती, इस प्रकार रखी होती, ये कुल मिला के ऐसे, लेकिन हम थोड़ा घुमा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करती, ठीक ना। तो क्षेत्रफल अब इस कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र के तल में है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उधर इसका है, ये जो तल है। और इसमें क्या है कि तल परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है और ये तल इस तरह हो गया, तब इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड गुजर ही नहीं रही। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजर रही तो घूमेगा कैसे, नहीं घूम पाएगा। तो जब घूमेगा नहीं, घूमेगा क्यों, जब टार्क घूम ही नहीं पाएगा क्योंकि टार्क नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से बारीकी से हर चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए इस हिसाब से बनाया है कि जो हमारा एरिया का एंगल है फाई वो 90 डिग्री है, तो देयरफॉर एक्चुअल एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे हमारी एरिया का वो है और उसके 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर एक्चुअल एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। 90 डिग्री से हमने जो क्षेत्रफल है उसके कोण को घटाया,
तो आ गया 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए इस पर टार्क नहीं लग रहा। बहुत बारीकी से समझिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग इस तरह के गलत कर देंगे। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है तो उसमें क्या होगा, टार्क इज फॉर्म्ड, उसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। आघूर्ण कब उत्पन्न होगा, जब किसी एंगल पे रखा गया है, नहीं तो फोर्स तो लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, लेकिन बलाघूर्ण नहीं होगा। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है करंट कैरिंग कॉइल हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक करंट कैरिंग जो कॉइल होती है, धारा ले जाने वाली कॉइल, हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। हेंस ए टार्क वेक्टर m इंटू वेक्टर b एक्ट ऑन इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए उस मैग्नेटिक फील्ड में टार्क काम करेगा वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। टाउ इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b या mb साइन थीटा, इसी को लिख सकते हैं। ये टार्क उसमें काम करेगा। लेकिन एक चीज़ हम फिर बता रहे हैं कि टार्क तब काम करेगा जब साइन थीटा, ये क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू 0 और 180 नहीं होगी, क्योंकि साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो उस समय कोई टार्क काम नहीं करेगा। ये बात भी हमें ध्यान देना है। तो 70 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल कहाँ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ रहे थे तब। अब आगे आ जाता है 71 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल विल ओरिएंट सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स। कह रहा है एक करंट ले जाने वाली कॉइल है, इसको यूनिफॉर्म यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। कह रहा है द कॉइल विल ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स। तो यहाँ पर देखिए 71 का डी विकल्प करेक्ट होगा कि जो ए करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल विल ओरिएंटेड, किधर ओरिएंटेड होगी, सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रख दी जाए तो इस प्रकार से ओरिएंटेड होगी कि उसमें कम से कम बल लगे या कम से कम बल आघूर्ण हो। तो बल आघूर्ण 0 कब होगा, जब साइन थीटा 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कॉइल इस प्रकार से रहेगी कि इसका क्षेत्रफल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। जब परपेंडिकुलर होगा तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजरेगी। अगर ये इस तरह होती, इस तरह से, ये इस तरह होती, इस तरह, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती। तो ऐसे होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना गुजरे तो ये किसी भी प्रकार के बल या बलाघूर्ण का अनुभव न करे, मैग्नेटिक फोर्स या टार्क का अनुभव न करे। तो इसका जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तभी, क्योंकि अपने को ये हर चीज़ संतुलित रखना चाहती है, इसलिए ऐसा करेगी कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। तो 71 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है द प्लेन ऑफ कॉइल विल ओरिएंटेड इटसेल्फ सो दैट एरिया वेक्टर अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने को
ओरिएंटेड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ऐसा ओरिएंटेड करेगा कि उस पर किसी भी प्रकार का टार्क या मैग्नेटिक फोर्स ना लगे। अब आगे आ जाता है 72 नंबर क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन में द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।